38 साल, कोई कैसे युद्ध लड़ सकता है, वो भी घने जंगलों से पटे पड़ी एक द्वीप पर। क्या हो सकती है किसी के पास ऐसी इच्छा शक्ति, या था वो कर्तव्य परायण, निर्भीक और एक सच्चा आशावादी व्यक्ति जिसके सामने अपनी देशभक्ति की भावना सर्वोपरि थी। उसके लिए कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती मात्र चूर्ण की एक गोली थी जिसे वह आराम से चबा डालता। जी हाँ, आज की सच्ची कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा की। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। समूचा वातावरण फाइटर विमानों, तोपों और गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। निरीह जनता त्राहिमाम कर रही थी। फिजाओं में अत्यधिक अवसाद का माहौल था, मानो एक भेड़िया दूर पहाड़ की चोटी में खड़ा चांदनी रात में कर रहा हो कि तभी जापानी इंपीरियल आर्मी के बंकर में से एक आवाज गूंजती है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट ओनोडा के लिए फिलीपींस के लोबांग द्वीप भेजने का फरमान था। मेजर योशिमी कानिगुची के द्वारा। 話の皆さん、私は皆さんが大日本と心ここに著述な橋であることをしています。天の映画を皆さん、お誇りに思っています。あなた自身の手から死ぬために土地を守ります。私たちはあなたのために戻ってきます。はい。 शाही जापानी सेना जापानी साम्राज्य की थल सेना थी। इसका नियंत्रण इंपीरियल जापानीज आर्मी जनरल स्टाफ ऑफिस और द मिनिस्ट्री ऑफ द आर्मी करते थे और दोनों जापानी सम्राट के अधीन थे। इसमें मुख्यतः समुराई योद्धा थे जिन्हें सात्सुमा और चौसु जागीरों के वफादार दाइमियों से लिया जाता था। 19 मार्च 1922 में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा 16 जनवरी 2014 इंपीरियल जापानी सेना के एक खुफिया अधिकारी थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े और अगस्त 1945 में युद्ध के अंत में जापान के आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी अज्ञानतावश लुबांग द्वीप फिलीपींस में 29 साल तक गोरिल्ला छापामार युद्ध शैली में युद्ध लड़ते रहे और वहां के पहाड़ी जंगलों में कुशलता पूर्वक छिपे रहे। ओनोडा 1974 में सम्राट शोवा के आदेश से औपचारिक रूप से अपने कर्तव्यों से मुक्त हुए। वह आत्मसमर्पण करने वाले अंतिम जापानी सैनिकों में से एक थे। उनके बाद सिर्फ एरुआ नाकामुरा ने 1974 में आत्मसमर्पण किया। ओनादा का जन्म 19 मार्च 1922 को कामेकावा गांव वाकायामा प्रांत जापान में हुआ था। जब वह 17 साल के थे तब वह चीन के वुहान में ताजिमा योको ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करने गए। वह 18 वर्ष के थे तब उन्हें इंपीरियल जापानी सेना इन्फेंट्री में भर्ती कराया गया और फिर नाकानो स्कूल में एक कमांडो क्लास फुटामाटा से उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर में महारत हासिल करी। अब 26 दिसंबर 1944 4 साल बाद उन्हें फिलीपींस के लुबांग द्वीप भेज दिया गया। उन्हें द्वीप पर दुश्मन के हमले में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया गया था, जिसमें हवाई पट्टी और बंदरगाह पर घाट को नष्ट करना भी शामिल था। उनके लुबांग द्वीप पर लैंडिंग के कुछ ही समय के भीतर ही ओनोडा और 3 अन्य सैनिकों को छोड़कर सभी या तो वीरगति को प्राप्त हुए या आत्मसमर्पण कर गए। किंतु ओनाडा ने अपना अभियान जारी रखा और कई छापामार गुरिल्ला गतिविधियों को अंजाम देता रहा। हर साल ये बचे 4 जापानी सैनिक एक सेरेमनी को अंजाम देते थे। वह शाही महल के दिशा की ओर मुंह कर आजीगी प्रथा का अनुसरण करते थे और राजा को अपनी परिपूर्ण प्रतिबद्धता का भाव दिखाते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी कड़क सेवाएं जारी रखेंगे। पहली बार उन्होंने अक्टूबर 1945 में जापान के
आत्मसमर्पण की घोषणा करते हुए एक पत्रक यानी कि लीफलेट देखा जिसमें लिखा था, युद्ध समाप्त हो गया है, पहाड़ों से नीचे आ जाओ। हालांकि उन्होंने पत्रक पर भरोसा नहीं किया, यह निष्कर्ष निकाला कि यह महज छलावा है। 1945 के अंत में सेना के जनरल टोमोयुकी यामाशिता ने उन पर छपे एक आत्मसमर्पण आदेश के साथ पत्रक हवा से गिराए। जो लोग 6 महीने से अधिक समय से छिपे हुए हैं उनके लिए ये पत्रक है, एकमात्र सबूत है कि युद्ध समाप्त हो गया है, कृपया कर जंगलों से बाहर आ जाएं। ओनाडा के समूह ने यह निर्धारित करने के लिए पत्रक का बारीकी से अध्ययन किया और फिर लीफलेट दुश्मनों का जाल मानते हुए सरे से नकार दिया। 4 सैनिकों में से एक युइची अकात्सो का सबर का बांध टूटा और उन्होंने मार्च 1950 में फिलीपीनी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 1952 में एक विमान से पत्र और पारिवारिक तस्वीरें गिरा दी गई जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया गया था, किंतु अब बचे हुए 3 सैनिकों ने निष्कर्ष निकाला कि यह तो अभी भी जाल फेंक रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और वो लॉयल सोल्जर्स बिना सरेंडर डटे रहे। जून 1953 में स्थानीय मछुआरों के साथ गोलीबारी के दौरान शिमादा घायल हो गया और 7 मई 1954 को शिमादा वीर गति को प्राप्त हुए। 19 अक्टूबर 1972 को स्थानीय पुलिस द्वारा चलाई गई 2 गोलियों से कोजुका की भी मौत हो गई। भाई अब ओनादा अकेले पड़ गए, पर निर्भीक अडिक व जापानी सिपाही उफ तक नहीं बोला। एक बार तो उनके अपने भाई को भी ओनोडा की तलाश में भेजा गया। वो लाउड स्पीकर से वही बचपन का गाना गुनगुना रहे थे जो दोनों भाई बचपन में गाया करते थे, किंतु भ्राता मिलन की अत्यंत व्याकुल भावनाओं से परिपूर्ण वो भाई रुधिर गले से वो गाना ठीक से ना गा पाया और ओनोडा ने यह भी एक चाल समझकर कोई उत्तर नहीं दिया। 20 फरवरी 1974 को ओनोडा एक जापानी व्यक्ति नोरियो सुजुकी से मिले जो दुनिया के 3 रहस्य लेफ्टिनेंट ओनाडा, एक पांडा और स्नोमैन की तलाश में दुनिया भर में यात्रा कर रहे थे। 4 दिनों की खोज के बाद ही सुजुकी ने ओनोडा को ढूंढ निकाला। ओनोडा ने 2010 के एक इंटरव्यू में इस क्षण का वर्णन किया है। यह हिप्पी लड़का सुजुकी एक जापानी सैनिक की भावनाओं को सुनने के लिए द्वीप पर आया था। सुजुकी ने मुझे पूछा कि मैं बाहर क्यों नहीं आऊंगा। ओनोडा और सुजुकी अब दोस्त बन गए, लेकिन ओनोडा ने अभी भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह अपने अधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुन जापानी सरकार ने ओनोडा के कमांडिंग ऑफिसर मेजर योशिमी थानीगुची को ढूंढ निकाला, जो कि बहुत पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे और अब एक बुक सेलर बन गए थे। तानीगुची लुबांग द्वीप गए और 9 मार्च 1974 को वह अंततः ओनोडा से मिले और उन्होंने 1944 में किए गए एक वादे को पूरा किया, जो कुछ भी हो हम आपको लेने वापस आएंगे। ओनोडा मेजर को अपने समक्ष देखते ही भाव विभोर हो गए और तत्काल प्रभाव से उनके ऑर्डर पाते ही उन्होंने फिलीपींस के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर डाला। उसने अपनी तलवार, एक कामकाजी अरिसाका टाइप 99 राइफल, 500 राउंड गोला बारूद और कई हथगोले, साथ ही साथ उसमें एक हथियार भी शामिल था जो उनकी मां ने उन्हें 1944 में खुद को मारने के लिए दिया था अगर वह पकड़े जाते तो। खुली जमीन पर रख डाले। अब नजर डालते हैं उनके बाद के जीवन पर, जहां एक और अज्ञातवास फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर रहने वाली भोली भाली जनता को मारने व नुकसान पहुंचाने के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। साथ साथ ही उनकी कर्तव्य परायणता का लोहा मानते हुए उनके घर लौटने का स्वागत भी किया गया। जापानी सरकार ने उन्हें बैक पे के रूप में एक बड़ी रकम भी प्रदान की, जिसमें से बड़ा हिस्सा उन्होंने यासुकोनी तीर्थ को दान कर दिया था। इन 30 सालों में मॉडर्नाइज जापान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पारंपरिक जापानी मूल्यों के लुप्त होने के रूप में उन्होंने जो देखा उससे भी वह परेशान थे। अप्रैल 1975 में वह जापान छोड़ ब्राजील चले गए और अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने 1976 में शादी की और ब्राजील के
माटो ग्रासो दो सुल टेरोनोस में एक जापानी समुदाय कॉलोनी जैमिक में एक प्रमुख भूमिका निभाई। ओनोडा ने ब्राजीली वायुसेना को उस जमीन पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की भी अनुमति दी थी जो उसके पास थी। ओनोडा 1974 में जापान लौट आए और जापान में विभिन्न स्थानों पर आयोजित युवा लोगों के लिए ओनोडा शिजेन जुकु शैक्षिक शिविर की स्थापना की, जिसका मतलब है ओनोडा नेचर स्कूल। उन्होंने 1996 में लुबांग द्वीप का पुनः निरीक्षण किया, फिलीपींस की जनता से माफी मांगी। उनकी पत्नी माची ओनोडा ने वहां के स्थानीय स्कूल को उनकी ओर से 10,000 US डॉलर की छात्रवृत्ति प्रदान की। 16 जनवरी 2014 को टोक्यो के सेंट ल्यूक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में निमोनिया की वजह से होने वाली जटिलताओं से 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। जापानी मुख्य कैबिनेट सचिव और बाद में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने उनकी मृत्यु पर टिप्पणी की। मुझे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि जब श्री ओनोडा जापान लौटे तो मुझे युद्ध के अंत के बारे में आश्वस्त किया गया था और उन्होंने ओनोडा की इतनी विषम परिस्थितियों में इतने लंबे समय तक जीवित रहने की उनकी प्रबल इच्छा शक्ति की भी प्रशंसा की। ओनोडा ने अपनी वापसी के तुरंत बाद एक आत्मकथा नो सरेंडर माय 30 ईयर वॉर का विमोचन भी किया, जिसमें लंबे समय तक चले युद्ध में एक गोरिल्ला सेनानी के रूप में अपने जीवन का विवरण दिया गया था। और इस तरह से एक कट्टर देशभक्त, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और एक सच्चा आशावादी व्यक्ति की कहानी का अंत हुआ, किंतु वह अब हमारे बीच ना होते हुए भी एक अमर व्यक्ति हैं। धन्यवाद।